सुभाष चंद्र बोस का पत्र। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ओजस्वी सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने यह पत्र केसरी पत्रिका के संपादक श्री NC केलकर के नाम पर बर्मा के मांडले जेल से लिखा। बोस को जब बरहमपुर जेल से मांडले जेल स्थानांतरित किया गया तो उस जेल में पहुंचने के बाद उनकी स्मृति में यह बात कौंधी कि महान क्रांतिकारी और कांग्रेस के नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने कारावास के अधिकांश भाग बेहतर हतोत्साहित कर देने वाले इसी परिवेश में व्यतीत किए थे। कारावास के 6 वर्ष लोकमान्य ने अत्यंत शारीरिक और मानसिक यंत्रणा में बिताए। फिर भी उस त्रासदी स्थिति में गीता भाष्य जैसे ग्रंथ की रचना की। मांडले जेल जीवन के बारे में बोस के शब्द हैं। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले जेल में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियाँ राहत और प्रेरणा देंगी। अन्य जेलों की तरह यह भी एक ऐसा तीर्थस्थल है जहां भारत के एक महान सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहे। प्रिय श्री केलकर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको पत्र लिखने की सोच रहा था, जिसका कारण केवल यह रहा है कि आप तक ऐसे जानकारी पहुंचा दूं जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूँ। जब बरहमपुर जेल से मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था, तब मुझे यह स्मरण नहीं आया था कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था। इस चहार दीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था, जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया है। जेल के जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यद्यपि उसमें फेरबदल किया गया है और उसे बड़ा बनाया गया है। हमारे अपने जेल के वार्ड की तरह वो लकड़ी के तख्तों से बना है, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया था कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियाँ राहत और प्रेरणा देंगे। अन्य जेलों की तरह यह भी एक ऐसा तीर्थस्थल है जहां भारत का एक महान सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहा था। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा था। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी और एक कमरे में एकदम एकाकी रहते थे, जहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 2 बेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया और ये बेंटें पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में हुई होंगी, जिससे वे कभी भी खुलकर और हार्दिकता से बात नहीं कर पाए होंगे।
उन तक कोई भी अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और अस्तित्व वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटना चक्रों से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही है। और इस यंत्रणा को जिसने भुगता है वही जान सकता है। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था और इस विचार ने उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में किस गति से आगे बढ़ रहा है। उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना ही कम कहा जाए बेहतर होगा। वे दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे और इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी। जब लोकमान्य यहाँ थे, मांडले का मौसम तब भी प्रायः ऐसा रहा होगा जैसा वह आजकल है। और अगर आज नौजवानों को शिकायत है कि वहाँ की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदाग्नि तथा घटिया को जन्म देने वाली है और धीरे धीरे वह व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेती है, तो लोकमान्य ने जो वयोवृद्ध थे जितना कष्ट झेला होगा। लेकिन इस कारागार की चहारदीवारियों में उन्होंने क्या यातना सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। कितने लोगों को पता होता है उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की सी चुभन बन जाती हैं और जीवन को दुर्भर बना देती हैं। वे गीता की भावना में मग्न रहते थे और शायद इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने उन यंत्रणाओं के बारे में किसी से कभी एक शब्द भी नहीं कहा। समय समय पर मैं इस सोच में डूब रहा हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा था। हर बार मैंने अपने आप से पूछा, अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा। यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेल मानवों के कृतित्व की निशानी है। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है वे जेलों में लागू नहीं होते। अपनी आत्मा के हास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती हैं और फिर भी श्वास और स्मृति बनाए रखनी होती है। केवल लोकमान्य जैसे दार्शनिक ही उस यंत्रणा और दास्ता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकता था और गीता भाष्य जैसे विशाल एवं युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन कर सकता था। मैं जितना ही इस विषय पर चिंतन करता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य तिलक की महानता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपद में रखेंगे। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को झेलता गया और जिसने उन अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसे अमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी उनको अपना बदला लेना ही था। अगर मैं कहूँ तो
मेरा विश्वास है कि लोकमान्य ने जब मांडरे जेल को अंतिम नमस्कार किया था तो उनके जीवन के दिन गिने चुने ही रह गए थे। निस्संदेह ये एक गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार कोते रहे, लेकिन मैं यह भी सोचता हूँ कि क्या वह दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था। आदरपूर्वक आपका स्नेहभाजन सुभाष चंद्र बोस। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस केलकर को लिखा है। जय भारत, जय जवान। धन्यवाद।